नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। जानकारी के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी के सामने एक महिला और पुरुष ने खुद को आग लगा ली। महिला और पुरुष की अभी पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद गंभीर हालत में दोनों लोगों को नजदीक के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस द्वारा इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने युवा वकीलों और छात्रों को सलाह दी कि वे कानून के क्षेत्र से बाहर की चीजों का अधिक से अधिक विविध अध्ययन करें। उन्होंने कहा, जीवन में आपका अनुभव जितना विविध होगा, आपका कानून के अलावा अन्य विषयों में अध्ययन जितना अधिक होगा, ये उतना ही आपको कानून में मदद करेगा। ये अजीबोगरीब लग सकता है क्योंकि कानून काफी ज्यादा परस्पर जुड़ा हुआ है और आप इसे किसी और जगह के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अधिक महसूस कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी के सामने एक महिला और पुरुष ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हाईकोर्ट चेक बाउंस के मामले में संबंधित पक्षों द्वारा किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक आपराधिक पुनर्विचार में अपने द्वारा पारित 2 सिद्धि के आदेश को रद्द कर सकता है। कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत किए गए अपराध को माफ करने की अनुमति दी है। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र तोमर को शुक्रवार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। पटियाला हाउस कोर्ट के एएसजे आशुतोष कुमार ने ये देखते हुए कि कथित घटना के एसएचओ द्वारा प्रस्तुत वीडियो से आवेदक या आरोपी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट नहीं थे, आवेदक को अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने कहा, आयोग का जवाब ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि आवेदक या आरोपी द्वारा दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कौन से सांप्रदायिक नारे लगाए गए थे या कौन से शब्द बोले गए थे। अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मुख्य आयोजक और एक आरोपी अश्विनी उपाध्याय को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है। शिकायतकर्ता की आगे ये शिकायत है कि आवेदक नंबर 1 पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए। हालांकि आवेदक नंबर 1 के पति होने के नाते ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई अवैध काम किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवती को लकवा हो गया। हालांकि इसके लिए आवेदकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अचानक लॉकडाउन लागू होने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन उल्लंघन के लिए जेलों में डाल दिया गया था, क्योंकि वे अपने घर जाना चाहते थे। यहाँ तक कि उनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं था। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। उस समय की स्थिति को देखते हुए हम उस पर टिप्पणी करने वाले कोई नहीं है। प्रवासी मजदूरों के पास राशन नहीं था, भोजन नहीं था, दुकानें बंद थी और वे घर जाना चाहते थे, लेकिन इतने सारे मजदूरों को जेल में डाल दिया गया। मैंने ऐसी कई जमानत याचिकाओं का निपटारा किया था। क्या वे अपराधी या पीड़ित थे? एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ जबरन संभोग की शिकायत की थी और क्रूरता का आरोप लगाया था, जिस पर मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के कृत्यों को अवैध नहीं माना जा सकता क्योंकि वो उसका पति है। अदालत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवती को लकवा हो गया था, लेकिन उसके लिए पति और उसके पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इसे देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजाश्री घरत ने व्यक्ति और उसके परिवार को घरेलू हिंसा के मामले में आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 द्वितीय RW 34 के तहत अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के इस दावे का जवाब दाखिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ
और अन्य को 17 सितंबर तक का समय दिया है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कोविड-19 केयर सेंटर चालू कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस दावे का खंडन किया है और न्यायमूर्ति रेखापल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया कि जमीनी स्तर पर स्थिति आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। कोर्ट ने देखा कि विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस बीच जेएनयू को आपत्तियों, यदि कोई हो, को दूर करने के बाद अपना जवाब रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में कैदियों को ई-मुलाकात सुविधा देने पर राज्य सरकार को एसओपी या गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने ये निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया है ताकि कैदी इन मुलाकातों में निजता सुनिश्चित करके अपने वकीलों और परिवार के सदस्यों से मिल सके। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। गुजरात हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनधिकृत खरीद और वितरण के मामलों में असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम पीएएसए के लागू होने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए ऐसे मामलों में सख्त कानून लागू करने के लिए पिछले सप्ताह राज्य सरकार को एक समान नीति के साथ आने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने और पीएएसए लागू करने पर भी संदेह जताया। उन्होंने इसे उस समय लोगों का ध्यान भटकाने की एक युक्ति करार दिया जब वे उस स्थिति से नाराज थे जिसमें उन्हें दवा नहीं मिल पाई थी। इस याचिका में पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े अपराधों के आरोपी को अपने मुवक्किल के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलने पर निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही उसके मामले को समझने के लिए भी प्रार्थना की गई है। अदालत ने वकील को निर्देश दिया कि वो सभी सुझावों को एक व्यापक प्रतिनिधित्व में गृह, जेल और कानून विभाग के प्रमुख सचिव को दे, जो सभी विचाराधीन कैदियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के साथ साथ उनकी शिकायतों की जांच करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।